Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So I hope कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे. So student, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? इससे पहले जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं. कंप्लीट वीडियो है, वन शॉट वीडियो, और उसका जो न्यूमेरिकल है उसको मैंने अलग पार्ट में एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख सकते हैं. दूसरी चीज़ बच्चों की, चैनल पे ज्वाइन बटन हाईलाइट हो गया है, ज्वाइन बटन आ चुका है, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को ज्वाइन कीजिए. बहुत ही कम अमाउंट में आपको मेंबरशिप मिल जाएगा चैनल का. सो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? तो देखो बच्चों, चैप्टर 1 में आपने क्या पढ़ा? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में. राइट? चैप्टर 1 में आपने क्या पढ़ा बच्चे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा. और वो जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के डेफिनेशन पे. क्या था वो? बेस्ड था. क्लियर? इस चैप्टर में मीन्स चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे भाई कि जो मोशन हो रहा था किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है. राइट? तो हम इस कॉज के बारे में, मोशन ऑफ कॉज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है. एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका आज क्लियर करूंगा. अब देखो कि अगर मैं बात करूं बच्चे कि हम डेली लाइफ में डेली बेसिस पे हम अपने आसपास कोई ना कोई एफर्ट लगा रहे होते हैं, कोई ना कोई एफर्ट हम अप्लाई कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये यहाँ पे क्या एक मार्कर रखा हुआ है. इस मार्कर को अगर हमें उठाना है तो हम यहाँ पे कोई एफर्ट लगा रहे होंगे. राइट? मान लो कि ये हमारे पास एक बॉटल है, ये मान लो हमारे पास एक बॉटल है. अगर इस बॉटल को हमें इधर की तरफ क्या करना है, पुश करना है, तो यहाँ पे हम कोई एफर्ट लगा रहे हैं. अगर हमें इधर की तरफ पुल करना है तो यहाँ पे भी हम कोई ना कोई एफर्ट लगा रहे हैं. राइट? तो ऑन डेली बेसिस वी आर अप्लाइंग सम एफर्ट, और उसी एफर्ट को हमने क्या नाम दे दिया बच्चे? फोर्स नाम दे दिया. उसी एफर्ट को हमने क्या नाम दे दिया? फोर्स नाम दे दिया. राइट? तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में देखने वाले बच्चे. देखो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स क्या होता है? तो सिंपली यू कैन राइट कि फोर्स इज अ पुल और पुश. क्लियर? फोर्स इज अ पुल और पुश. क्लियर? अब देखो बुक्स में आपको कई सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे. पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स, है ना. एंड बाय यूजिंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन, वी कैन चेंज द स्पीड. बट जो अदर पार्ट होते हैं बच्चे, वो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स में आता है. राइट? कि फोर्स के हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मीन्स क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले सिंपली हम क्या लिखेंगे बच्चे कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स इज अ पुल और पुश. या सिंपली कह लो कि जो हम डेली बेसिस पे जो हम एफर्ट लगा रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके स्पीड को रिड्यूस करने के लिए या उसको रेस्ट में लाने के लिए जो हम एक एफर्ट लगा रहे होते हैं, उसी एफर्ट को हमने एक टर्म, एक नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड फोर्स. Clear? That is called force. So force is a push or pull. Now the next is effect of force. Effect of force. Next क्या बच्चे? Effect of force. तो देखो effect of force क्या है? First thing अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम यहाँ पे मैं बात करूं, भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो देखो पहला हमारे पास क्या है कि इट इज यूज्ड टू
change the direction, or we can say कि with the help of force we can change the direction of the moving object. Clear? With the help of force, with the help of force we can change the direction of मूविंग ऑब्जेक्ट. यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट मत लिखना, मूविंग ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन को हम क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे. राइट? अगर कोई मूविंग, अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो उसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं. अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इस डायरेक्शन से आ रहा है, मूव करते हुए आ रहा है, तो हम फोर्स का अप्लाई करके हम क्या कर देंगे, उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, देखो क्रिकेट में क्या होता है बच्चे कि जो बॉलर होता है वो बॉल किसी एक डायरेक्शन से कर रहा होता है, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो फोर्स का यूज करके बैट की हेल्प से क्या करता है, उस बॉल के डायरेक्शन को, मींस उस मूविंग बॉल के डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. फुटबॉलर जो होता है, जो फुटबॉल खेलते हैं, देखो एक मूविंग फुटबॉल उनके पास आ रहा होता है और फोर्स का यूज करके अपने पैर के थ्रू, अपने लेग के थ्रू उस फुटबॉल के डायरेक्शन को वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. राइट? तो बाय अप्लाइंग फोर्स, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो मूविंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वरना यहाँ पे नंबर कट जाता है. राइट? अगर सेकेंड इफेक्ट की अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम सेकेंड इफेक्ट की बात करें तो देखो सेकेंड इफेक्ट क्या होता है कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. राइट? तो बाय अप्लाइंग फोर्स we can change the shape or size of the object. Right? अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बैलून है, यहाँ पे हमारे पास एक बैलून है. अभी आप देखो कि इसका शेप एंड साइज हमारे पास क्या है, इसका शेप एंड साइज अभी हमारे पास क्या है. अगर मैं इसको दोनों तरफ से क्या करूं, एक फोर्स अप्लाई करूं, तो आप देखो कि इसका शेप एंड साइज क्या हो जाएगा बच्चे, देखो चेंज हो जाएगा. अभी देखो मैं फोर्स को रिलीज कर रहा हूं तब इसका शेप कैसा है, जब मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं तब इसका शेप एंड साइज क्या हो जा रहा है. राइट? तो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बच्चे यहाँ पे क्या रहेगा, शेप एंड साइज रहेगा, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. राइट? नाउ थर्ड अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, तो देखो फोर्स की हेल्प से या फोर्स को अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के, किसी भी मूविंग बॉडी के स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं. राइट? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन रिड्यूस और इंक्रीज the motion of the object. Clear? By applying force we can reduce, या we can decrease or increase the motion of the object. राइट? अगर कोई बॉडी मान लो मूव कर रही है, अगर हमने उसको पीछे से क्या कर दिया, धक्का दे दिया, मींस पुश कर दिया, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अगर उसको हमने अपनी तरफ क्या कर लिया, पुल कर लिया, तो पुल करने के साथ क्या होगा कि या तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, मींस कम हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा. राइट? तो यहां पे हम जैसे बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन डिक्रीज और इंक्रीज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट जरा देखो फोर्थ,
यहाँ पे और हम क्या इफेक्ट देख सकते हैं, और हम यहाँ पे बच्चे क्या इफेक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम और क्या इफेक्ट देख सकते हैं। तो देखो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं भाई, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी बच्चे रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे, राइट। ये चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन, आप एक सिंगल लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, right? We can start और stop the motion of the object। इसका मतलब क्या बच्चे, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम फोर्स अप्लाई करके उसको हम रोक सकते हैं, मींस रेस्ट में ला सकते हैं, राइट। तो वी कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। तो देयर आर सम इफेक्ट ऑफ फोर्स। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चे यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्स, राइट, टाइप ऑफ फोर्स। तो देखो बेसिकली मीन्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस हमें पढ़ना है टाइप ऑफ फोर्स, मीन्स टू टाइप ऑफ फोर्स हमें पढ़ना है। बट अगर हम डिफरेंट बुक्स अगर हम उठाते हैं या डिफरेंट बोर्ड्स में अगर जाते हैं तो वहां पे हमें अलग टाइप के भी और फोर्स हमें दे रखे होते हैं। बट हमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग करना है कि यहाँ पे मैं जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं सीबीएसई क्लास 9th के पोर्शन को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्स की बात करें बेटा, देखो यहाँ पे जो हमारा फोर्स को जो कैटेगराइज किया गया है वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे फोर्स को बच्चे दो पार्ट में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या बताया गया भाई, बैलेंस फोर्स। पहला क्या बताया गया, बैलेंस्ड फोर्स। पहला क्या बताया गया बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स। एंड दूसरा हमें क्या बताया गया है, अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा हमें क्या बताया गया है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्स को यहाँ पे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला बैलेंस्ड फोर्स एंड दूसरा हमारा क्या बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। अब देखो बैलेंस फोर्स यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में बच्चे। तो देखो बैलेंस फोर्स हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर हमारा नेट फोर्स क्या हो जाए बच्चे, जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉटल है। अभी यहाँ पे मैं मतलब टेबल मूव करके तो नहीं दिखा सकता, फिलहाल अभी यहाँ पे आप एज्यूम करने की कोशिश करना। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाइंग फोर्सेस, है ना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने इस बोतल पे क्या कर रहा हूँ, इस बॉटल पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन से भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या है, इक्वल है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम मैग्नीट्यूड है जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बच्चे, वो सेम मैग्नीट्यूड का मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई करूंगा सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बॉटल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। बॉटल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा क्योंकि इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जब कैंसिल कर देंगे बच्चे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा जो बॉटल था यानी कि जो बॉडी होगी हमारी, वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी। और जब ये मूव नहीं करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स कह देंगे। यानी कि हम उस फोर्स को क्या बोल देंगे बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स बोल देंगे।
तो यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बॉडी है, एक हमारे पास बॉडी जिसका कुछ मास होगा। मान लो यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया F1, यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया बच्चे F1। मान लो कि यहाँ पे F1 हमारा कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स है। F1 हमारा क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स है। और F2 यहाँ से हमने अप्लाई किया और F2 भी हमारा कितना बच्चे, 10 न्यूटन का फोर्स। मीन्स हम अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड का दो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। इक्वल मैग्नीट्यूड है तो हम कह सकते हैं भाई कि अगर हमारा F1 और F2 की वैल्यू सेम है तो F1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे F2 लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे बच्चे, अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देखो नेट फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं बच्चे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, राइट। नेट फोर्स को हम एक और नाम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर हम इस F2 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, F1 माइनस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और ये 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी, बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो एक बार मैं वापस बैलेंस्ड फोर्स बता दे रहा हूं। बैलेंस्ड फोर्स क्या, कि जब हम किसी बॉडी पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बॉडी हमारी मूव नहीं करती है जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी मूव नहीं करती है। और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, राइट। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जो जब नेट फोर्स हमारा 0 हो जाए उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। नेट फोर्स हमारा 0 हो जाए उसी को क्या कहते हैं बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, राइट। अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बच्चे, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब मान लो अगेन मान लो कि हमारे पास बॉटल है, मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन से मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन से मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। बट अब यहाँ पे देखो कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉटल हमारा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। बॉटल हमारा क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है। तो अभी जो आपने देखा यहाँ पे बॉटल हमारा मूव कर रहा है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे दो फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट उन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड का 2 या 2 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड का इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है बच्चे, मूव करती है। उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है बच्चे, मूव करती है। और ऐसे फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोल देते हैं। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोल देते हैं, राइट। तो हम यहीं पे मान लेते हैं भाई कि ये हमारे पास क्या एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है। यहां से मैं इस डायरेक्शन से एक F1 फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। इधर से मैं एक F2 फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चे, 5 न्यूटन है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 दैट इज 10 माइनस 5 न्यूटन, 10 माइनस 5 दैट इज 5 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स क्या है, 5 न्यूटन। यानी कि नेट फोर्स हमारा 0 अगर नहीं है, अगर नेट फोर्स हमारा 0 नहीं है तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा बच्चा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। अगर नेट फोर्स हमारा 0 नहीं है तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, राइट। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बच्चे, कि जब हम किसी बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करती है। उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है, राइट। और ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं हम, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना कि बच्चे जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चे कि जो अनबैलेंस्ड
फोर्स जो हमारा होता है बच्चे वो ऑलवेज ग्रेटर होता है जीरो से। अनबैलेंस्ड जो फोर्स होता है बच्चे वो ऑलवेज ग्रेटर होता है जीरो से, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। सो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, राइट। वो क्या बच्चे? गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, राइट। अब देखो बच्चे कि पहले के जो मेडिवल थिंकर जो थे, पहले के जो लोग थे, हम कह सकते हैं कि जो एरिस्टोले थे या फिर अदर जो मेडिवल थिंकर थे, उनका मानना क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नेचुरल जो स्टेट है, जो नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है? रेस्ट होता है। पहले के लोग ये मानते थे भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट होगा वो क्या होगा? रेस्ट होगा। और तभी एकदम से धमाकेदार एंट्री होती है गैलीलियो की, कहता भाई मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बात को, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता कि किसी भी बॉडी का जो या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है। मैं तुम्हारी इस बात का क्या कर रहा हूं? विरोध कर रहा हूं, अपोज कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात को मानता ही नहीं। फिर गैलीलियो ने इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। गैलीलियो ने इस पे क्या बेटा स्टार्ट किया? एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने क्या लिया कि दो इंक्लाइंड सरफेस लिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया मार्बल का, और एक मार्बल का बॉल लिया, वो भी हमारा कैसा था? फ्रिक्शनलेस था, राइट। तो दो इनक्लाइंड सरफेस लिया बच्चे, दो इनक्लाइंड सरफेस लिया, इनक्लाइंड सरफेस लिया। अब देखो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या देखा कि भाई देखो जो इनक्लाइंड सरफेस था उनको सरफेस, इस अर्थ सरफेस से या जो भी सरफेस उन्होंने यूज किया उससे ये जो एंगल था वो उस एंगल को उन्होंने क्या रखा? सेम रखा। सेम एंगल का मतलब क्या कि अगर ये 60 डिग्री पे है तो ये भी 60 डिग्री पे रखा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 60 डिग्री। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया भाई कि ये मार्बल का हमारा प्लेन था, इंक्लाइंड प्लेन था। गैलीलियो जी ने क्या किया, गैलीलियो साहब ने क्या किया कि एक मार्बल के बॉल को यहां से रोल डाउन कराया, रोल कराया, राइट। इन्होंने क्या देखा भाई कि मार्बल का बॉल स्लाइड करके इधर आ तो रहा है, जिस हाइट से बॉल आया उसी हाइट तक बॉल क्या हुआ बच्चे? ऊपर चढ़ गया। उसी हाइट तक ये बॉल कहां चढ़ गया बच्चे? ऊपर चल गया। जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था दूसरे तरफ उसी हाइट तक बॉल क्या किया? ऊपर चढ़ा, राइट। अब इन्होंने फिर से उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद यहां पे इन्होंने क्या देखा भाई कि जो हमारे लेफ्ट तरफ का जो सरफेस था उसको इन्होंने सेम एंगल पे रखा, उसको इन्होंने बच्चा सेम एंगल पे रखा, मीन्स 60 डिग्री पे ही मान लेते हैं, 60 डिग्री पे ही रखा, मान लेते हैं, मैंने लेट कर रखा डिग्री ताकि आपको समझ में आए, राइट। और जो राइट तरफ का जो सरफेस था उसके एंगल को इन्होंने क्या कर दिया बच्चे? कम कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर दिया? 40 डिग्री इन्होंने कर दिया। कितना कर दिया? 40 डिग्री कर दिया। एंगल को क्या कर दिया इन्होंने? कम कर दिया। फिर से इन्होंने बॉल को क्या किया? फिर से इन्होंने बॉल को क्या किया? रोल डाउन कराया, रोल डाउन कराया। अब इन्होंने क्या देखा भाई कि जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, रोल कराया गया, बॉल उसी हाइट को रीच करने के लिए, उसी हाइट तक पहुंचने के लिए वो ज्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है बच्चा? ट्रेवल कर रहा है। वो ज्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। आप देखो यहाँ पे वो ज्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, राइट। फिर इन्होंने एक बार और रिपीट किया। रिपीट करने के बाद अगेन लेफ्ट साइड के एंगल को सेम डिग्री पे रखा, सेम एंगल पे रखा लेफ्ट साइड के प्लेन को, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर दिया बच्चा? प्लेन सरफेस बना दिया, मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दिया। इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दिया, राइट।
अब जब इन्होंने बॉल को यहाँ से रोल कराया, बॉल को इन्होंने यहाँ से रोल कराया, तब इन्होंने क्या देखा कि भाई जो बॉल है ना वो कॉन्टिन्यूअस किसमें है, मोशन में है, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन बॉल कर रहा है, राइट। और ये बॉल कब तक यूनिफॉर्म करेगा, जब तक वो अपने इस एक्चुअल हाइट को अटेन नहीं कर लेगा, उस एक्चुअल हाइट को रीच नहीं कर लेगा। तो ये उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। पहला चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे, कि जब हम किसी बॉल को रोल डाउन करा रहे हैं, राइट, मींस जब हम इस मार्बल बॉल को क्या कर रहे हैं बच्चे, जब हम इस मार्बल बॉल को क्या कर रहे हैं, रोल डाउन करा रहे हैं, तो इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, राइट। दूसरा चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मार्बल बॉल क्या हो रहा है, रोल अप हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड इसका क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। इसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। एंड थर्ड थिंग्स उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई कोई भी बॉल एक यूनिफॉर्म एक अपने हाइट को रीच करने के लिए एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, राइट। तो यहां पे उन्होंने क्या देखा, थर्ड थिंग, कि टू अटेन द एक्चुअल हाइट बॉल रोलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये कुछ चीजों को इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ये कुछ चीजों को इन्होंने क्या किया बच्चे, ऑब्जर्व किया। ये कुछ चीजों को इन्होंने क्या किया बच्चे, ऑब्जर्व किया, राइट। ये कुछ चीजों को इन्होंने क्या किया बच्चे, ऑब्जर्व किया, राइट। और ये जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गया, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गया बच्चे, ये एक लॉन्गर टाइम तक क्या होता गया, ये लॉन्गर टाइम तक क्या करता रहा, मूव करता रहा विथ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर लॉन्गर टाइम। फॉर यहाँ पे लिखते फॉर लॉन्गर टाइम। और ये चीज कब हुआ, बच्चे, ये चीज कब हुआ, जब सरफेस कैसा था हमारा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में। किस केस में बच्चे, हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल सरफेस में केस में क्या हुआ कि बॉल अपने एक्चुअल हाइट को, टू अटेन द एक्चुअल हाइट, यहाँ पे लेना बच्चे, यहाँ पे हाइट छूट गया है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, टू अटेन द एक्चुअल हाइट, राइट, टू अटेन द एक्चुअल हाइट। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में क्या हुआ कि बॉल अपने एक्चुअल हाइट को अटेन करने के लिए कि यूनिफॉर्म स्पीड से लॉन्गर टाइम तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये कुछ चीजों को इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, कुछ चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया और इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ आउटकम दिए। इसके बेसिस पे इन्होंने एक आउटकम क्या दिया भाई, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या आउटकम दिया कि जो बॉडी है वो अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करती है। जो भी हमारी बॉडी है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर हम उसके स्टेट को चेंज करते हैं तो वो उसका अपोज करती है, वो उसका क्या करती है बच्चे, अपोज करती है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चे, एक हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि मीन्स है तो सीबीएसई बोर्ड के लिए, बट अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसको भी हेल्प मिल जाएगा, राइट। तो आउटकम क्या निकल के आया कि बॉडी अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करती हैं या अपोज करते हैं, राइट। अब नहीं बता सकते कि ये करती हैं या करते हैं, पता ही नहीं है ये मेल है या फीमेल है, राइट। तो बॉडी अपने स्टेट के चेंज होने का क्या करते हैं, अपोज करते हैं।
अपोज करते हैं। मीन्स स्टेट का चेंज होना मतलब क्या होता है बच्चे? स्टेट का चेंज होना मतलब क्या होता है? रेस्ट या फिर मोशन। रेस्ट या फिर मोशन मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अगर उसको कोई चेंज करेगा तो उसका क्या करेगा? वो अपोज करेगा, राइट। तो अगर हम बॉडी के स्टेट को चेंज करते हैं तो बॉडी उसका क्या करती है बच्चा? अपोज करती है। ये आउटकम दिया गैलीलियो ने, ये आउटकम दिया गैलीलियो ने, राइट। अब देखो यहीं पे गैलीलियो साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोक दिया। इतना बताने के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। अब इसके बाद इसी चीज को सर आइजैक न्यूटन ने फर्दर स्टडी किया, डीप स्टडी किया और इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाइट में लेके आए। मीन्स सबके सामने लेके आए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीप स्टडी करने के बाद में उन्होंने 3 लॉ बनाए जो न्यूटन्स या लॉ ऑफ न्यूटन्स के नाम से क्या है? फेमस है, राइट। तो अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ, जिसमें हम 3 लॉज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। सो स्टूडेंट, जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन लॉ। न्यूटन्स लॉ, राइट। तो अब देखो इन्होंने 3 लॉज दिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब देखो बच्चे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन ने अपने इस लॉ में क्या बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, राइट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, राइट। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि अगर कोई बॉडी, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी क्या हो जाए बच्चे, और समझ में आ जाए। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, या यूनिफॉर्म मोशन में है, या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह उसी स्टेट में रहना चाहेगा, उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, राइट। और देखो इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसी को हम बोल देते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, देखो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन
न्यूटन फर्स्ट लॉ is known as law of inertia or Galileo law of inertia. Galileo law of inertia, right? Galileo law of inertia. अब देखो बच्चे, इनर्शिया को यहाँ पे 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। इनर्शिया को यहाँ पे 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला देखो, इनर्शिया को बच्चे, इनर्शिया को बच्चे यहाँ पे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। क्या 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया? क्या स्टेट ऑफ मीन्स inertia of rest। दूसरा हमारा क्या था बच्चा? inertia of motion एंड थर्ड पार्ट क्या था बच्चे? inertia of डायरेक्शन। तो ये 3 पार्ट में इनर्शिया को क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया। 3 पार्ट में इनर्शिया को क्या किया गया बच्चे? कैटेगराइज किया गया। इनर्शिया को देखो 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप पेन पेपर लेके अपने वर्ड में नोट डाउन करते रहना, राइट। क्योंकि अगर मैं चीज़ों को एक चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ बच्चे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी until and unless force is applied on it, right? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल जरा देखो बच्चे, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जरा कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो कि आप किसी बस में बैठे हुए हो, ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप बस में बैठे हैं, आप कार में बैठे हैं और एकदम से ऑल ऑफ सडन बस स्टार्ट होती है और मोशन में आ जाती है। आप देखो, आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हो? बेंड हो जाते हो। आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हो? बेंड हो जाते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब बस रुकी हुई थी, आप उसमें बैठे हुए थे, तो आपका बॉडी क्या था बच्चे? रेस्ट में था। बॉडी किस में था? रेस्ट में था। अचानक से बस हमारा चलना स्टार्ट की, बॉडी रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। तो जब बस आगे की तरफ मूव करेगा तो हमारी जो बॉडी होगी वो पीछे की तरफ ही क्या हो जाएगी? रह जाएगी। तो हमें क्या लगता है कि हमारी बॉडी पीछे की तरफ क्या हो रही है? बेंड हो रही है, राइट। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, मान लो बच्चे कि एक हमारे पास ये एक केमिस्ट्री की बुक है। ये हमारे पास एक केमिस्ट्री की बुक है। अभी फिलहाल इसको हम क्या मानते हैं? अपने घर का कारपेट मान लेते हैं, मतलब कारपेट इसको हम मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? स्टिक है। जब हम स्टिक से इस कारपेट पे क्या करते हैं? बीट करते हैं तो हमें दिखाई क्या देता है भाई? कि जो रेस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हमें दिखाई देते हैं, राइट। तो इट मींस क्या कि जब मैंने इस पे क्या किया? हिट किया। तो देखो ये अभी फिलहाल ये इसका पोजीशन हमारा ये है, अभी फिलहाल इसका पोजीशन ये है। जब इसको हम क्या करेंगे? हिट करेंगे कि ये कहाँ गया? पीछे की तरफ गया। और इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे, ये जब पीछे की तरफ गया तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे, तो वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, इसलिए डस्ट पार्टिकल हमें इधर कहीं ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं। ये पीछे चला गया, डस्ट पार्टिकल जहां पे थे वो वहीं पे हमें दिखाई देने लग जाते हैं। मीन्स कि वो रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर देखो कि अगर मैं बात करूं बच्चे कि पेड़ से, देखो जब हम पेड़ को हम सेक करते हैं तो जो फ्रूट्स लगे होते हैं, जो उसके लीव्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। रीजन क्या होता है कि देखो लीव्स या फ्रूट्स किस में है बच्चे? रेस्ट में है।
जब हम ब्रांचेस को क्या करते हैं, सेक करते हैं, उसको हिलाना स्टार्ट करते हैं, तो ब्रांचेस तो हमारे हिलने लग गए, सेक करने लग गए। लेकिन जो लीव्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो रेस्ट में थे, तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। अब मान लो यहाँ पे हमारा क्या लगा, जब फ्रूट लगा है, हमने क्या किया, ब्रांच को सेक किया, ब्रांच हमारा यहाँ से इधर पहुंच गया, फ्रूट यहीं पे रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, फ्रूट हमारा नीचे गिर गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके बच्चे, हमारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, आप कैरम बोर्ड खेलोगे, आप कैरम बोर्ड खेलते भी होंगे, है ना। तो आप देखो, जब हम कॉइन्स का लॉट लगा के और एक बड़ी कॉइन से जब हम हिट करते हैं, तो देखो जो कॉइन्स है वो नीचे वाले कॉइन पे टकराती है, सबसे नीचे वाले कॉइन पे टकराती है, सबसे नीचे वाली कॉइन क्या होती है, निकल के बाहर आ जाती है, लेकिन जो बाकी उसके ऊपर होते हैं वो वहीं के वहीं गिर जाते हैं। रीजन इज दैट कि सारे के सारे कॉइन्स किसमें थे बच्चे, रेस्ट पे थे, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे। तो जिस पे फोर्स अप्लाई हुआ वो तो दूर निकल गया, बाकी जो रेस्ट में थे वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, इसलिए वो वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल बच्चे किसके हैं, हमारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। क्लियर। अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि जब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। राइट। अब देखो, जैसे मान लो इसका एग्जांपल आप देखो क्या होता है कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं, हम स्पीड में अपनी बाइक चला रहे हैं, एकदम ऑल ऑफ सडन हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। राइट। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी आगे की तरफ ऐसे हम बेंड हो जाते हैं। इट मीन्स कि जब हमारी बाइक चल रही थी, हम बाइक बहुत तेजी के साथ चला रहे थे, तो हमारी बॉडी भी उस बाइक के साथ साथ किसमें था, मोशन में था। और अगर हमारी बॉडी मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन जब हमने ऑल ऑफ सडन ब्रेक अप्लाई किया बच्चे, तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। इस वजह से हमारी बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये आपने कार वार में भी देख रखा होगा कि कार वार अगर एकदम ऑल ऑफ सडन अगर हमने ब्रेक लगा दी तो बॉडी हमारी आगे की तरफ आ जाती है। और यही रीजन होता है कि लोग बोलते हैं कि कार वार में बैठो तो सीट बेल्ट लगा के बैठो ताकि सर और ना लड़े शीशे में। राइट। इसके अलावा देखो कि जब ट्रेन हमारी चल रही होती है बच्चे, तो ट्रेन में क्या होता है, कुछ लोगों को आपने उतरते हुए कि चलती ट्रेन में वो उतर जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं उतरते, वो कुछ दूर दौड़ के उतरते हैं ताकि उनको इंजुरी ना हो। राइट। अब देखो, ट्रेन अगर हमारी चल रही है तो ट्रेन हमारी मोशन में है, अगर हम उस पे हैं तो हम भी किस में हैं, मोशन में हैं। लेकिन जब आप अर्थ पे आपका पैर पड़ता है तो आपकी बॉडी एकदम से रेस्ट में आ जाती है, और अगर उस केस में अगर आप नहीं दौड़ोगे तो आप गिरोगे, आप फॉल डाउन करोगे और आपको इंजरी आएगी, हो सकता है टिकट भी कट जाए। राइट। तो भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन अब यहाँ पे जरा देखो कि हम दौड़ के क्यों उतरते हैं, क्योंकि बॉडी मोशन में थी तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। इस वजह से हम कुछ दौड़ के फिर हम चलते गाड़ियों से हम उतर जाते हैं इजिली। राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल बच्चे किसके थे, इनर्शिया ऑफ मोशन के थे। अब देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बच्चे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपने से डायरेक्शन को चेंज नहीं करती जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। राइट। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर से बता रहा हूं कि कोई भी बॉडी खुद से अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो खुद से अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, बच्चे, और आप लेफ्ट की तरफ ऐसे आप चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आप टर्न हो रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको एक आपको टर्न लेना है राइट की तरफ, एकदम से ऑल ऑफ सडन हमारे पास आ गया, टर्न आ गया राइट की तरफ, तो गाड़ी तो हमारी राइट की तरफ हो जाएगी बच्चे, लेकिन हमारी बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में थी
तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी। और यही रीजन होता है कि अगर हम एकदम से ऑल ऑफ सडन अगर बॉडी हम टर्न करते हैं लेफ्ट की तरफ तो बॉडी हमारी राइट चली जाती है, और अगर हम राइट की तरफ करते हैं तो बॉडी हमारी लेफ्ट चली जाती है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आई होप कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप नोट्स बना रहे होंगे इसका। अब हम चलते बच्चे अपने न्यूटन सेकंड लॉ पे। सो स्टूडेंट, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन देखो, न्यूटन सेकंड लॉ से पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? एक टर्म हम पढ़ेंगे मोमेंटम। एक टर्म हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? मोमेंटम। एक टर्म हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? मोमेंटम। राइट, एक टर्म हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? मोमेंटम। तो देखो, मोमेंटम क्या होता है बच्चे? मोमेंटम क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास दो बॉल है। एक हमारे पास टेनिस बॉल है और एक हमारे पास क्रिकेट बॉल है। राइट, एक टेनिस बॉल है और एक क्या है? क्रिकेट बॉल है। तो अगर उन दोनों बॉल को, अगर वो मूव करते हुए आ रहे हैं, तो अगर उन दोनों बॉल को अगर रोकना है हमें, तो हमें जो क्रिकेट बॉल है उस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कंपेयर टू टेनिस बॉल। राइट, स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास दो बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, दोनों बॉल हमारे पास फेंका गया 1 by 1, तो क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट बॉल का जो मास था वो क्या था? ज्यादा था। क्रिकेट बॉल का जो मास होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। राइट, क्रिकेट बॉल का जो मास होता है वो क्या होता है बच्चे? ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा कंडीशन यहीं पे हम क्या देखते हैं कि अगर हमें किसी बॉडी को, किसी भी मूविंग बॉडी को अगर हमें रोकना है, तो जो उसकी वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स लगाना पड़ता है। मान लो अगर कोई बॉडी बहुत तेज वेलोसिटी से हमारे तरफ आ रही है, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस हायर वेलोसिटी की बॉडी को रोकने के लिए। राइट, तो यहाँ पे हमें दो चीज समझ में आ रहा है बच्चे कि जो फोर्स है वो मास और वेलोसिटी की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट, तो ये जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है, अगर हम इनको कंक्लूड करें, इन दोनों पॉइंट्स को, जो मैंने वेलोसिटी वाली पॉइंट बोली या जो मैंने क्रिकेट बॉल वाली जो मैंने पॉइंट बोली, अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम कंक्लूड करें बच्चे, तो हमें क्या समझ में आएगा कि जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। मास पे डिपेंड कर रहा है बॉडी के, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है बॉडी के। और इसी इम्पैक्ट को हमने एक नया नाम दे दिया। ये जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है उसको हमने एक नया नाम दे दिया, एक नए नाम से डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। सो सिंपली मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ, it is a product of mass and velocity. It is a product of mass and velocity. Right, it is a product of mass and velocity. इसको हम यहाँ पे P से इंडिकेट करते हुए चार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। देखो जी, यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट होगा। आप ऐसा मत लिख देना P इज इक्वल टू m इंटू v, ये मत लिख देना, ये क्या है? गलत है। ये क्या बच्चे? गलत है। राइट, हम mv इस तरीके से लिखेंगे। राइट, अच्छा, अब जरा देखो कि अगर हम इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, देखो मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। मास का क्या होता है बच्चे? किलोग्राम होता है। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो बच्चे हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप ऐसे लिख देते हैं किलोग्राम
मीटर सेकेंड पावर -1, राइट। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो सिंपली मोमेंटम क्या होता है बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो हमारा मोमेंटम है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। क्या पूछता है बच्चे कि मोमेंटम किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर बच्चे क्या करता है? डिपेंड करता है, राइट। तो अब देखो पहला में यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे? मास दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहला मास दिख रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे अब ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि भैया जो मोमेंटम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। मतलब क्या कि अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज हो जाएगा। मास को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो बच्चे कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक साइकिल है और एक ट्रक है। एक मान लो हमारे पास क्या बच्चे? साइकिल है और एक क्या हमारे पास? ट्रक है। एक हमारे पास बच्चे क्या है? ट्रक है। दोनों की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और ये इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये दोनों आके मेरे से टकरा जाती हैं इसी वेलोसिटी से, तो कौन ज्यादा हमें चोट पहुंचाएगा? जाहिर सी बात है कौन पहुंचाएगा बच्चे? ट्रक पहुंचाएगा। क्यों ट्रक पहुंचाएगा? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है और ट्रक का अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये हमें ज्यादा चोट पहुंचाएगा, राइट। सेकंड किस चीज पे डिपेंड करता है? सेकंड ये डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड ये किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है बच्चे? जैसे मान लो कि अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो, चिड़िया उधर से उड़ते हुए आई और आप हाथ को यहीं पे रखकर और ऐसे आप मारो, तो आप ज्यादा फोर्स यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, आप ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देखो जब कोई बैडमिंटन खेलता है या जब आप बैडमिंटन खेलते होंगे तो आप अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं एंड पीछे से आप आगे की तरफ लेके आते हैं ताकि वेलोसिटी ज्यादा हो, और जब वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी हमारा ज्यादा प्रोड्यूस होगा। या फिर देखो जब कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो बॉल को हिट करने के लिए, बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए वो पहले अपने बैट को पीछे लेके जाता है एंड देन वो क्या करता है? हिट करता है, राइट। ताकि वहां पे मोमेंटम हमारा ज्यादा प्रोड्यूस, वेलोसिटी के साथ बैट आए। फिर आप देखो कि जब अगर कोई बॉलर है, बॉलिंग करा रहा है, वो स्टंप के पास से खड़े होकर बॉलिंग कराए तो उसकी बॉलिंग पे क्या रहेगा? उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, बॉल तेज नहीं जाएगी। लेकिन जब वो दौड़ के आता है, रन अप लेके आता है, तो बच्चे क्या होता है कि जैसे वो दौड़ा उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम वहां पे क्या हो जाता है बच्चे? बढ़ जाता है, राइट। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। मतलब क्या कि अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, अगर वेलोसिटी हम डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा, राइट। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया भाई कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, राइट। अच्छा दूसरी चीज ये देखो बच्चे कि मान लो अगर ये कोई बॉडी है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। यानी कि बॉडी जो मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं है बच्चा कि फोर्स हमने इधर से अप्लाई किया तो बॉडी कर हम इधर हम मूव नहीं करेंगे भैया, हम इधर भागेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, राइट।
जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करती है, मूव करती है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा देखो, न्यूटन सेकंड लॉ में बच्चे हमें क्या बताया गया, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताया गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied unbalanced force. Clear? Unbalanced force. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. ये हमें बताया गया बच्चा क्या, न्यूटन सेकंड लॉ में। इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बॉडी के मोमेंटम में जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चे टाइम के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है बच्चे, फोर्स के। तो देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं ताकि मैं उधर कुछ चीजें मैं आपको समझा सकूं। फोर्स क्या बच्चे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। अच्छा, इसका मतलब अब जरा देखो, अब ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारी कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, जिसका मास बच्चे किसमें है, कितना है, m है, और अभी ये बॉडी किसमें है, रेस्ट में। अभी ये बॉडी किसमें है, रेस्ट में। तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है बच्चे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u। हमने मान लिया बच्चे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। इसका इनिशियल वेलोसिटी बच्चे कितना है, u है। तो अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चे, इसका इनिशियल मोमेंटम यानी कि P1 वो कितना होगा, m इंटू यू होगा। m इंटू क्या होगा बच्चे, u होगा। अब मान लो कि इस बॉडी पे हमने कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्या किया, अप्लाई किया। अनबैलेंस्ड फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। मान लो कि ये बॉडी टी टाइम में ये बॉडी कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेती है और यहाँ पे पहुंच जाती है। देखो मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हुई, तो यहाँ पे अभी ये किस में आ गया बच्चा, मोशन में आ गया। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, v से इंडिकेट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं बच्चे, v से इंडिकेट करते हैं। तो अब अगर ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है तो हम यहाँ पे क्या फाइनल मोमेंटम पता कर लेते हैं बच्चे, क्या फाइनल मोमेंटम पता कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम पता कर, इसको हम P2 से इंडिकेट करते हैं और ये क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, राइट। तो ये जो मोमेंटम में जो चेंजेस आप देख रहे हो बच्चे कि ये mu से mv हो गया, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, राइट। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो अगर अब यहाँ पे बच्चे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे रेट मीन्स चेंज इन मोमेंटम अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चे, अगर हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, या कह लो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे निकाल, क्या रेट
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे T हो जाएगा, क्या हो जाएगा T हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी हो जाएगा mv माइनस क्या हो जाएगा mu अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे T आ जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा T आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया बच्चे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकल के आया। अब हम वही चीज यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यही चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, अप्लाई कर देते हैं। तो F है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे T आ जाएगा। जब यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट को आप किसी भी सिंबल से इंडिकेट कर सकते हो, बट मैक्सिमम बुक्स में क्या देखने को मिलता है, हमें के देखने को मिलता है, तो हम यहाँ भी के से इंडिकेट कर दे रहे, राइट। तो के हमारा क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखो हमें क्या चीज दिखाई दे रहा है भाई कि यहाँ पे m और m क्या है, कॉमन है। तो m अगर हमने कॉमन ले तो इधर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन क्या बच गया, t बच गया, v माइनस यू अपॉन क्या बच गया, t बच गया, राइट। और हमें यहाँ पे क्या पता बच्चा कि जो v माइनस यू अपॉन t है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया बच्चे, एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, एक्सेलरेशन हो गया। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट। अब लेट कर लो कि इफ k की वैल्यू 1 अगर हम कर दें, तो अगर हम k की वैल्यू 1 कर दें तो बच्चे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू m इंटू a मिल जाएगा, जो एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर हम k इज इक्वल टू 1 ही क्यों ले रहे हैं बाबू। तो देखो k इज इक्वल टू 1 हम इसलिए लेते हैं कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिल जाता है, राइट। इस वजह से हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, फोर्स का यूनिट अब क्या होगा बच्चे, तो अगर हम इसके SI यूनिट की अगर हम बात करें, अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो देखो SI यूनिट क्या निकल गया भाई, मास का कितना होता है, किलोग्राम होता है। मास का कितना होता है, किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन का कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा, न्यूटन बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम न्यूटन बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल N सिंबल से एब्रिविएट करते हैं, राइट। तो जो फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। जो फोर्स का SI यूनिट होता है उसी क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है। और न्यूटन सेकंड लॉ को बोलते हैं फोर्स लॉ भी बोल देते हैं, या फिर लॉ ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखो कि अभी हमने स्टार्टिंग में हमने फोर्स क्या पढ़ा था कि पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स, बट अभी हमें इस यहाँ से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है फोर्स का, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है बच्चे फोर्स का, कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। अब देखो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो जैसे मान लो कि आपने कभी देखा होगा, मतलब आप खेलते भी होंगे, आपने बचपन में देखा होगा या अभी भी आप देखते होंगे कि अगर हम एक रबर बॉल ले लें और रबर बॉल को अगर हम एक हार्ड सरफेस पे क्या करें, स्ट्राइक करें, एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करें, आप देखते हो इंस्टेंटली वो रबर बॉल कहाँ जाता है बच्चे, ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि हमने एक एक्शन परफॉर्म किया, और जो अर्थ सरफेस है या जो हार्ड सरफेस वो क्या दिया, तुरंत उसने एक रिएक्शन दिया, इंस्टेंटली उसने एक रिएक्शन दिया और बॉल हमारी कहाँ की तरफ आ गई, ऊपर की तरफ आ गई, राइट। ये चीज हमें देखने को मिलता है, चाहे आप बॉल नीचे की तरफ अगर आप हिट कर रहे हैं या फिर किसी आप दीवार पे आप फेंक के देखो तो तुरंत बॉल हमारी तरफ रिटर्न वापस आ जाती है इंस्टेंटली, राइट। या फिर देखो जब हम किसी को हिट कर देते हैं, कोई बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, हमने उसको हिट करा, मतलब
तेजी से नहीं बट हिट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंसंट्रेशन, कि वो अपने पढ़ाई पे वापस फोकस कर सके। तो जब वहाँ पे हम हिट करते हैं तो जितना चोट उस पर्सन को लग रहा है, उस स्टूडेंट को लग रहा होता है, उस बच्चे को लग रहा होता है, उतना ही चोट हमारे पाम पे भी क्या होता है, फील होता है, मीन्स इंस्टेंट फील होता है, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चे, कि जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका हमें अपोजिट रिएक्शन भी क्या हो रहा है, मिल रहा है, राइट। तो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया गया भाई, कि एवरी action has an equal and opposite reaction, clear। Every action has an equal and opposite reaction means हम जो भी कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा, क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख नहीं रहा हूँ, अगेन लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो देखो जैसे मान लो कि जो स्विमर होता है, आप देखो जब वो स्विम कर रहा होता है तो अपने हैंड से वो वाटर को पीछे की तरफ कर रहा होता है, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और वाटर उसके ऊपर क्या एक रिएक्शन फोर्स लगा होता है, मीन्स स्विमर क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है, राइट। तो जब वो पानी को अपने हैंड के थ्रू पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वहां पे वो एक्शन अप्लाई कर रहा है, और उसके साथ साथ वो आगे की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि वाटर उसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। अपोजिट मतलब पानी पीछे की तरफ जा रहा है और वो आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी, उसको अपोजिट रिएक्शन भी मिल रहा है। तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल बन जाएगा। सेकंड, अगर आप देखो कि जो लोग बोट चला रहे होते हैं, बोट में देखो कि वो लकड़ी का दो हमारे पास रॉड होता है जिसके थ्रू हम पानी को पीछे की तरफ कर रहे होते हैं, यानी कि हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमारा बोट आगे की तरफ जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, राइट। इसके अलावा अगर हम अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप बर्ड को देखो, बर्ड क्या करता है बच्चे, कि अपने विंग्स को वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, राइट, यानी कि वो अपने विंग्स से एयर को डाउनवर्ड वो पुश कर रहे होते हैं। देखो वो ऐसे करके ऐसे जब करते हैं, मींस कि वो अपने विंग्स से एयर को डाउनवर्ड लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन। और एयर क्या करता है, उस बर्ड को ऊपर की तरफ पुश कर देता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, क्लियर। और यही रीजन है कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो हाई फ्लाई कर पाते हैं, क्लियर। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल बचा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। अब देखो यहाँ पे कुछ रिकॉइलिंग ऑफ गन की अगर हम बात करें, रिकॉइलिंग ऑफ गन मीन्स हम क्या करते हैं कि एक फायर करते हैं, गन पीछे की तरफ जाती है, लेकिन हमें पीछे मीन्स गन और जो मिस बुलेट हमारा आगे की तरफ जाता है लेकिन हम पीछे की तरफ होते हैं, राइट। हम पीछे मीन्स एक एक्शन परफॉर्म हो और हम पीछे की तरफ आ गए, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो एग्जाम में आ जाता भाई कि जो रिकॉइलिंग ऑफ गन है वो न्यूटन के किस लॉ पे बेस्ड है बच्चा, तो थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अब देखो अच्छा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हमें यहाँ पे क्या देखा गया भाई, कि एक हमारे पास यहाँ पे दो स्प्रिंग बैलेंस लिए गए, एक स्प्रिंग बैलेंस को इन्होंने एक रिजिड सरफेस से क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, टाई कर दिया। दो स्प्रिंग बैलेंस लिए गए, इस पे कुछ हमारे पास मेजरमेंट थे, कुछ हमारे पास क्या थे बच्चे, मेजरमेंट थे। मान लो यहाँ पे 0, 5, 10, 15 लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ हमारे पास। अच्छा, दूसरे वाले को क्या किया गया, इसके हुक को यहाँ पे फंसा के और इसमें भी सेम मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस रखा गया, 0, 5, 10,
15 लाइक दिस। और इसको क्या किया गया, इसको खींचा गया, इसको क्या किया गया, खींचा गया। जब इसको खींचा गया भाई देखो, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे बच्चे, तो ये जो रिजिड बॉडी जहां से फंसा हुआ ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। ये रिजिड बॉडी इस स्प्रिंग बैलेंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब एक एक्सट्रीम पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे तब क्या देखेंगे, मान लेते हैं कि रीडिंग हमारा क्या है, मान लेते हैं कि रीडिंग हमारा क्या देगा कि भाई यहाँ पे आके ये रुक गया, तो दूसरे तरफ भी देखेंगे कि वो 10 पे ही आके क्या रहेगा, रुका रहेगा। 10 पे ही आके क्या रहेगा, रुका रहेगा। मींस एक उधर की तरफ खींच रहा है तो 10 पे आके रुक गया, एक इधर की तरफ खींच रहा है तो वो भी 10 पे आके रुक गया। और इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया भाई कि जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, राइट। अच्छा, कुछ और जरा इंपॉर्टेंट चीज देखो, भले ही बच्चे यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस हो रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड यहाँ पे लग रहा है, राइट। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होता है। भले ही दोनों बॉडी पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। लेकिन देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, भले ही दोनों बॉडी पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, लेकिन बच्चे जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, जो होगा वो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो इक्वल हो, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, कि क्या हो, इक्वल हो। रीजन इज दैट कि देखो हो सकता है कि हमारी दोनों बॉडी का मास अलग अलग हो, हमारी दोनों बॉडी का क्या बच्चे, मास अलग अलग हो, क्लियर। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम किस केस में होगा, जिस केस में दोनों ही बॉडी का मास क्या होगा, सेम हो जाएगा। जिस केस में दोनों बॉडी का मास सेम हो जाएगा उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा बच्चे वो क्या रहेगा, सेम हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास का एक इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और जो भी समझा उसको आप जल्दी अपने कॉपी पे आप लिख लो। देन हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो स्टूडेंट, जो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो यहाँ पे क्या कर रहे बच्चे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if no external unbalanced force act on a system of two or more object, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं और उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स, हमारा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो कह रहा है जब टोटल मोमेंटम होगा बच्चा सिस्टम का अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो रिमेन्स क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। कह रहा है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का सिस्टम है और उस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा, उसका जो टोटल मोमेंटम होगा है ना अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। मींस इन सिंपल वर्ड देखो ये लाइन कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपका फोर्स जीरो है, अगर आपका फोर्स बच्चे क्या है, जीरो है, तो जो मोमेंटम होगा ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम होगा ना बच्चे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही कहना चाह रहा है कि अगर फोर्स हमारा जीरो है यहाँ पे तो मोमेंटम क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। इस पूरी लाइन का मतलब यही चीज है, राइट।
अच्छा, अब जरा देखो कि अगर हम इसका मैथमेटिकल अगर हम डेरिवेशन देखें, अगर हम इसके डेरिवेशन की अगर हम बात करें, देखो डेरिवेशन क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, तो ढंग से इसको जरा एक बार देख लेना। क्लियर? समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा इस पे वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो मैं इस पे बना दूंगा। राइट? अब जैसे मान लो बच्चे, मान लो कि यहाँ पे ना हमारे पास कोई क्या है, एक ट्रक है। यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई क्या बच्चे, एक ट्रक है। राइट? एक क्या है, ट्रक है। यहाँ पे मान लो ना बच्चे कि अभी ये क्या हमारे पास एक कार है, ये क्या बच्चे, एक कार है हमारे पास, एक क्या है, कार है, एक ट्रक है, क्या है, कार है। अभी इनका मास कितना है, m1 है, और इसका मास कितना है, m2 है। राइट? अभी ये दोनों क्या है, रेस्ट पे मीन्स इनिशियली मीन्स टेंड्स टू मूव है, टेंड्स टू मूव है, मतलब मूव एकदम जस्ट अब करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि भाई इसका जो इनिशियल स्पीड है वो u1 है, और इसका जो इनिशियल स्पीड है वो बच्चे क्या है, u2 है। इसका इनिशियल स्पीड क्या बच्चे, u2 है। राइट? अब ये दोनों क्या करते हैं बच्चे, मूव करना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। एक टाइम पे क्या हुआ, एक टाइम बच्चे क्या हुआ कि जो ट्रक है ना बच्चे, वो क्या हुआ, कार से ना टकरा गया। कार से क्या होगा बच्चे, टकरा गया। कार से बच्चे क्या हो गया, टकरा गया। राइट? कार से क्या हो गया, टकरा गया। ये क्या बच्चा, कोलिजन। ये क्या बच्चे, कोलिजन। ये क्या हो गया, कोलिजन, टकरा गया। राइट? कोलिजन हुआ इनके बीच में, क्या बच्चे, कोलिजन हुआ इनके बीच में। इनके बीच में बच्चे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अब इनके बीच में क्या बच्चे, कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद फिर से ये गाड़ी का क्या होगा, जब टकराते ना तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। राइट? तो हमने मान लिया भाई कि अब जो ट्रक का स्पीड है, अब जो ट्रक का स्पीड है ना, वो कितना हो गया, वो कितना हो गया, v1 हो गया। वो कितना हो गया बच्चे, v1 हो गया। और जो कार का जो स्पीड है ना, वो बच्चे कितना हो गया, वो हो गया बच्चे कितना, v2 हो गया। मास तो हमारा क्या रहेगा, m1, और इसका क्या रहेगा, m2 ही रहेगा। क्लियर? तो अब देखो मान लेते भाई कि जब ये टकराया F1 फोर्स से, तो ये F1 फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट होगा, कार के ऊपर एग्जर्ट होगा। मींस F1 फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट होगा बच्चे, कार के ऊपर कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, F1 फोर्स एग्जर्ट होगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा बच्चे, F1 फोर्स एग्जर्ट होगा, F1 फोर्स एग्जर्ट होगा। कार का भी तो भाई टक्कर इस पे लगेगा ना, तो इस पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा बच्चे, F2 फोर्स क्या होगा, एग्जर्ट होगा। F2 फोर्स क्या होगा बच्चे, एग्जर्ट होगा। राइट? तो देखो अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम यहाँ पे देखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर बच्चे यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि F1 हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, F1 कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो F1 किसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है बच्चे, कार के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। कार के अगर ऊपर एग्जर्ट हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, टाइम के रेस्पेक्ट में। और अगर मैं यहीं पे F2 की बात करूं तो F2 देखो किसके ऊपर अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन हो रहा है बच्चा किसके ऊपर, इस ट्रक के ऊपर। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आ जाएगा देखो ट्रक का क्या है, m1 v1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रक का m1 u1, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चे, m1 u1, राइट, m1 u1 किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। राइट? अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखो न्यूटन थर्ड लॉ बच्चा क्या कहता है,
थर्ड लॉ न्यूटन का क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस क्या हो जाएगा बच्चे, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस F2, राइट। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस F2 हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस F2 हो जाएगा, राइट। अब देखो जरा कि अब F1 और F2 की वैल्यू क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। F1 और F2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। आई होप कि आपने ऊपर का लिख लिया होगा, तो मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ ताकि इस चीज को मैं अच्छे से कर सकूं, राइट। देखो तो अब देखो जरा यहाँ पे कि अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले, तो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ बच्चे, इस चीज को ना मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ आ गया, राइट, यहाँ आ गए। अब देखो F1 की वैल्यू कितनी बच्चे, M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T, और जरा ये वैल्यू हमें पुट कर दो, माइनस F2 को जरा पुट कीजिए, तो M1 V1 माइनस M1 यहाँ पे 1 रहेगा, M1 U1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, T हो जाएगा। देखो T और T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल्स टू, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा M1 V1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा M1 U1, राइट। अच्छा, यहाँ पे यार देखो बच्चे, इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, इस माइनस वाले को इधर ले आओ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखें बच्चे कि M1 U1 है, ये चीज उधर जाएगा तो माइनस का जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, M2 U2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कि जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा, राइट। इनके हम प्लेस को स्वैप करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो टोटल हमारा इनिशियल मोमेंटम है, जो टोटल हमारा इनिशियल मोमेंटम है, जो टोटल हमारा इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, बिफोर कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम बच्चा कब रहेगा, बिफोर कोलिजन, बिफोर का कोलिजन, राइट। वो किसके बराबर है, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर, मतलब क्या, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों हमारे क्या बच्चे बराबर हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, ये हमारा क्या होता है बच्चे, मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, राइट। और इससे हम क्या बताते हैं भैया कि अगर हमारा फोर्स जीरो है तो हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। मैं ये वाला पार्ट एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या एक ट्रक है जिसका मास कितना है, M1 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, U1 है। ये हमारे पास क्या एक कार है जिसका मास M2 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चे, U2 है। दोनों एक मोशन में है, मोशन करते करते बच्चा ये दोनों क्या हो गए, एक जगह पे आके टकरा गए, कोलिजन हो गया इनके बीच में। तो जो ट्रक है वो कार के ऊपर F1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और जो कार है वो रिएक्शन में ट्रक के ऊपर F2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट। फिर ये जब मूव करना स्टार्ट किया आफ्टर कोलिजन तो इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, V1 और V2 हो गई। तो अगर हम F1 निकाले मीन्स कार के लिए, कार के ऊपर कितना एक्सर्ट हुआ, तो F1 मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम F1 निकाले तो F1 हमारा क्या मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। तो F1 किसका हो जाएगा, देखो अब कार का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, M2 V2 माइनस M2 U2, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर ट्रक पे हमारा F2 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो ट्रक का क्या बच्चे, M1 V1 माइनस यहाँ पे क्या ट्रक का M1 U1 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस F1 इज इक्वल टू माइनस F2। वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो ये रहा बच्चा हमारा चैप्टर 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।